Hello everyone and welcome back to Android Jet Academy where you learn about programming, Android development and game development. ये वीडियो कंप्लीट कोर्स है ऑन API डेवलपमेंट। इस वीडियो में आप लोग APIs को स्क्रैच से डेवलप करना सीखोगे एंड उसे अपने Android एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना सीखोगे। ये वीडियो कोई मामूली ट्यूटोरियल नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको किसी और यूट्यूब वीडियो में या फिर यूडेमी की किसी कोर्स में, इवन जो पेड कोर्सेज होते हैं 1000, 5000, इनमें भी आपको शायद ही ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है API डेवलपमेंट का, अगर आपको फुल स्टैक एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो। अगर आपको फुल स्टैक एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एंड ये फर्स्ट पार्ट है API डेवलपमेंट सीरीज़ का, जिसमें कि हम लोग आज APIs को डेवलप करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग सीखोगे इन APIs को किस तरह से हम लोग अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कोर्स में आप लोग क्या सीखने वाले हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सीखोगे APIs होता क्या है एंड उसे हमारे एप्लीकेशन में हमें क्यों यूज़ करना है। नेक्स्ट आप लोग सीखोगे कि हम लोग होस्टिंग के ऊपर किस तरह से MySQL डेटाबेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो हम लोग एक फ्री होस्टिंग को यूज़ करने वाले हैं एंड उस पर MySQL को सेटअप करने वाले हैं। देन आप लोग सीखोगे APIs को डेवलप करना। APIs को हम लोग PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोग सीखोगे किस तरह से इन APIs को हम लोग हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर सेंडिंग डेटा इनटू डेटाबेस एंड फॉर रिसीविंग डेटा। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में सीखने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। API क्या होता है? API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API समझने से पहले हम लोग एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमारे पास दो पार्ट्स होता है, फर्स्ट है फ्रंट एंड एंड सेकंड है बैक एंड। अब बैक एंड में हमारे पास सारा का सारा डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। जो भी पिक्चर्स एंड वीडियोस आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो वो किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होता है। जो भी चैट्स आप करते हो व्हाट्सएप के ऊपर वो किसी न किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जब भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हो तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको फायरबेस डेटाबेस सिखाया जाता है, लेकिन अगर आपको फुल स्टैक एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो फायरबेस से आपका काम नहीं चलने वाला। मोस्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशंस के अंदर MySQL डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। होता क्या है, आप एक होस्टिंग परचेस करते हो एंड देन होस्टिंग के साथ आपको MySQL डेटाबेस मिलता है। मीन्स होस्टिंग के अंदर ही आपके पास एक MySQL डेटाबेस होता है जिसके अंदर आप डेटाबेस एंड टेबल्स को क्रिएट करके जो भी ऐप का डेटा है उसके अंदर उसे स्टोर करते हो। अब जो आपका डेटाबेस है वो एक ऑनलाइन होस्टिंग के ऊपर है एंड जो आपके एप्लीकेशंस है वो आपके यूज़र्स के पास है। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स जो भी यूज़र्स के पास एप्लीकेशन है उसे एंड आपका जो होस्टिंग के ऊपर डेटाबेस है उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो डेटा है वो सेंड एंड रिसीव हो सके। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमें APIs को यूज़ करना पड़ता है। सो ये है रोल APIs का कि APIs acts as a bridge between the database and the application. So first of all हम डेटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं होस्टिंग के ऊपर एंड देन हम API को डेवलप करने वाले हैं। एक ऐसी API डेवलप करने वाले हैं जो कि डेटा को पुट कर सके हमारे MySQL डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हम ऐसी API डेवलप करेंगे जो कि रिक्वायर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा डेटाबेस से। यहाँ पे हमारा API डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह से उस बनाई हुई API को हम लाइब्रेरीज की हेल्प से, जो कि हमारी रेट्रोफिट लाइब्रेरी है एंड वॉली लाइब्रेरी है, इन दोनों लाइब्रेरीज को यूज़ करके कैसे हम लोग उस API से डेटा को हमारे एप्लीकेशन में स्टोर एंड हमारे एप्लीकेशन से API के थ्रू MySQL डेटाबेस में डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द API। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स चैनल पर बहुत कम है फिलहाल एंड अराउंड 471 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं यूज़ करने वाला था 000 वेब होस्ट। एंड अगर आपको पता नहीं 000 वेब होस्ट क्या है, तो एक फ्री होस्टिंग वेबसाइट है 000 वेब होस्ट विच इज़ पावर्ड बाय hostinger.com। सो इसे आप यूज़ कर सकते हो एज अ फ्री होस्टिंग, बट कुछ दिनों से ये साइट डाउन है। सो इसलिए जब मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसका जो अगला पार्ट है जिसमें कि हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। हम एक लॉगिंग फॉर्म को डिज़ाइन करने वाले हैं, एक साइन अप एंड साइन इन फॉर्म को, एंड उसके अंदर मैं इस 000 वेब होस्ट को यूज़ करूँगा। एंड आई थिंक वो ट्यूटोरियल आने से पहले ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी वापस। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है इस वेबसाइट को, इसलिए इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक लोकल सर्वर क्रिएट करूँगा एंड लोकली डेटा को स्टोर करूँगा।
सो उसके लिए करना क्या है आपको, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है इसको आपको एक सर्वर की तरह यूज़ करना है। अब सर्वर की तरह यूज़ करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है ये चीज़ अचीव करने में, वो है XAMPP। सो ये है XAMPP। XAMPP इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सोल्यूशन। सो जब हम XAMPP को यूज़ करते हैं तो ये हमारे सिस्टम को कन्वर्ट कर देता है इन अ सर्वर। तो आपको इसे डाउनलोड करना है। सो गो टू डाउनलोड एंड यहाँ से आप लोग आपके विंडोज़ के वर्जन के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट करके आपको इसे सिंपली इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। सो XAMPP कंट्रोल पैनल एंड कुछ इस तरह का इसका यूज़र इंटरफेस है, जहाँ पर कि आपको यहाँ पर हमें दो चीज़ों को यूज़ करना है। ये हमारा फर्स्ट है अपाचे सर्वर। तो अपाचे सर्वर एक टाइप का सर्वर होता है एंड उसे हम यूज़ करने वाले हैं XAMPP की हेल्प से। सो हमें इसे स्टार्ट कर देना है यहाँ से। अब हमारा अपाचे सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमें चाहिए MySQL डेटाबेस। जैसे मैंने बताया कि हम PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं एंड उसकी हेल्प से MySQL डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अब ये MySQL डेटाबेस कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये MySQL डेटाबेस हमारे अपाचे सर्वर के अंदर प्रेजेंट है। एंड अपाचे सर्वर कहाँ पर है, तो हमने XAMPP की हेल्प से हमारे सिस्टम को एक सर्वर के अंदर क्रिएट किया है। ओके, तो इसे मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। एंड नेक्स्ट आपको आपके ब्राउज़र को ओपन करना है एंड यहाँ पर https लोकल होस्ट। ओके, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर PHP माई एडमिन के ऊपर। अब PHP माई एडमिन क्या है, तो ये एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, जिससे कि आप लोग MySQL डेटाबेस जो भी आपके लोकल होस्ट के ऊपर है उसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि इतने सारे डेटाबेस अवेलेबल है अभी फ़िलहाल मेरे सिस्टम के अंदर, जहाँ पर मेरे पास डेमो नाम का डेटाबेस है, ई-कॉमर्स नाम का डेटाबेस है एंड MySQL, MyPoetry, PHP माई एडमिन, इस तरह के डेटाबेस अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मैं किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल डेमो डेटाबेस, उसके अंदर मेरे पास कई टेबल्स अवेलेबल होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र नाम का टेबल अवेलेबल है एंड इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, यहाँ पर क्रिएटेड ऐड का नाम का एक कॉलम है, ईमेल नाम का एक कॉलम है, आईडी नाम का एक कॉलम है। सो इस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में टेबल में डेटा स्टोर होता है एंड एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इस यूज़र टेबल को ओपन करता हूँ, सो यहाँ पर मैं अगर आ जाता हूँ इंसर्ट के अंदर, सो ये देख सकते हो यहाँ पर कॉलम मेरे पास कितने, फर्स्ट कॉलम मेरा आईडी का कॉलम है जो टेबल होगा। नेक्स्ट मेरे पास है नेम ईमेल क्रिएटेड है। तो ये मेरा एग्जिस्टिंग टेबल है जिसे हमें अभी यूज़ नहीं करना है कुछ, हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है, हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा एंड अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस एंड आपका जो होगा वो नया सेटअप होगा तो आपको ये बाकी के डेटाबेस शो नहीं होंगे। तो आपको एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1 डेमो पर्पस एंड देन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देख सकते हो मेरा जो डेटाबेस है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट 1। अब इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे। अब जो पहला टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो होगा कि हमें एक फॉर एग्जांपल हमें अगर एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है। अब साइन अप फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूज़र का नेम होता है, यूज़र का ईमेल हो सकता है, उसका पासवर्ड हो सकता है, और भी जो भी डिटेल्स आपको लेनी है वो सारी डिटेल्स आप स्टोर कर सकते हो इस टेबल के अंदर। सो इस टेबल को एक नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसे यूज़र नाम दे दूँगा, राइट। एंड यहाँ पर हमें कॉलम्स कौन से चाहिए, हमें फर्स्ट एक नेम का कॉलम चाहिए और देन हमारे पास ईमेल का कॉलम होना चाहिए एंड देन एक पासवर्ड का कॉलम होना चाहिए। तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए एंड देन यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास एक 3 फील्ड्स आ चुकी है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे नाम एंटर करना है कॉलम का। तो मुझे एक नेम नाम का कॉलम चाहिए, देन मुझे एक ईमेल नाम का कॉलम चाहिए एंड देन मुझे एक पासवर्ड नाम का कॉलम चाहिए। ओके, अब जो नेम होगा वो यूज़र कैसे एंटर करेगा, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर करेगा। सो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होता है वारकैर एंड एक नॉर्मल टेक्स्ट।
तो हम यहाँ पर var कैर को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मोस्टली यही यूज़ करते हैं सब। एंड कितने कैरेक्टर्स तक हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। सो नाम ऑलमोस्ट 20 कैरेक्टर्स में आ जाता है सबका। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको चाहे तो नल नॉट नल की यूज़ कर सकते हो। बेसिकली नॉट नल की जब आप यूज़ करोगे तो आप इसे एम्प्टी नहीं रख सकते, एंड अगर नहीं करना तो वो भी चल जाएगा। देन ईमेल भी हमारे पास ईमेल टाइप में होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल टाइप नहीं है शायद। देन var कैर यूज़ करूँगा मैं। देन लेंथ अराउंड 25, ओके। देन यहाँ पे भी नॉट नल करना है, ओके। पासवर्ड टेक्स्ट var कैर फॉर्मेट में ही होता है। इसमें मुझे 8 कैरेक्टर्स का रखना है, राइट। 8 से ऊपर कैरेक्टर्स नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसे लिमिट कर दिया 8 कैरेक्टर्स तक। नेक्स्ट मुझे नॉट नल भी नहीं चाहिए, मतलब नल नहीं होना चाहिए। पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा, राइट। ईमेल भी डालना पड़ेगा, नेम भी डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने 3 कीज़ को यूज़ किया है, नॉट नल की को। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूँगा एंड जो भी कॉलम्स है वो मेरे क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। यहाँ पर नेम लिखा है, ईमेल, पासवर्ड, एंड इसका जो टाइप है वो लिखा है यहाँ पे, एंड नॉट नल की अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक क्वेरी को फायर करके। एक MySQL क्वेरी को हम फायर करेंगे टू स्टोर द डेटा, ओके। सो अगर आपको नहीं पता MySQL क्वेरीज़ के बारे में, तो मेरा एक ट्यूटोरियल है MySQL के ऊपर, कंप्लीट ट्यूटोरियल है, आप उसे देख सकते हो आई बटन में से, या कोई और ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। एंड नेक्स्ट हम एक क्वेरी यूज़ करेंगे जो कि इंसर्ट करेगा वैल्यूज़ को हमारे टेबल में, जो हमारा यूज़र्स टेबल हमने अभी जो क्रिएट किया उसके अंदर हम वैल्यूज़ को अब इंसर्ट करेंगे। सो उसके लिए एक क्वेरी होती है, वो है इंसर्ट इनटू, एंड हमें टेबल का नाम पास करना है यूज़र्स। देन फील्ड्स का नाम पास करना है, कौन से फील्ड्स हैं। तो हमारे पास है नेम फील्ड, देन हमारे पास है ईमेल फील्ड, और पासवर्ड। देन हम वैल्यूज़ पास करेंगे कि क्या हमें एंटर करना है उस पोजीशंस पर। सो नेम में मैं पास कर दूँगा मेरा नाम अभिषेक। सेकंड ईमेल में पास करूँगा मेरा ईमेल। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस ईमेल के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मुझे पास करना है पासवर्ड। सो मैं अपनी जीमेल का पासवर्ड नहीं डालूँगा यहाँ पर, मैं अपना नाम डाल दूँगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा, सो मेरी क्वेरी फायर हो जाएगी। सो कुछ एरर आ गया है। सो जो भी यहाँ पर मैंने जो भी हमारे कॉलम्स के नाम लिखे थे, हमें उन्हें सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखना था, वो हमें PHP में लिखना है। यहाँ पर हमें सिंपली इस तरह से उन्हें लिखना है। सो गो, ओके। सो 1 रो इंसर्ट, जो हमारी क्वेरी है वो रन हो गई है सक्सेसफुली। एंड अगर आप यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर के अंदर या ब्राउज के अंदर, ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। सो हमारा ये कॉलम है नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके अंदर हमारा एक रो इंसर्ट हो चुका है। अब ये रो इंसर्ट हमने किया यूजिंग दिस PHP my admin, राइट। लेकिन जब भी यूज़र लॉगिन होगा सो वो करेगा अपने ऐप की हेल्प से। अब जब ऐप की हेल्प से होगा तो वो कैसे होगा, सो उसके लिए हमें PHP की स्क्रिप्ट लिखने वाला है, मतलब ये सारी चीज़ें PHP करने वाला है। यस, तो हम जो स्क्रिप्ट लिखेंगे PHP की, वो क्या करेगी, इस MySQL और डेटाबेस से कनेक्टेड होगी। एंड ये क्वेरी जो हमने अभी यहाँ पर लिखी थी, वो क्वेरी हम लोग PHP के कोड में लिखेंगे, एंड वहाँ से वो एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड डेटा इस टेबल में आके गिरेगा यहाँ पर, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी हम लोग मूव करते हैं PHP स्क्रिप्ट लिखने के ऊपर। जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है आपको वो एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर लिखनी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एक लोकल सर्वर क्रिएट किया है, राइट। लेकिन जब आप होस्टिंग के ऊपर काम करोगे तो वहाँ पर आपके पास डायरेक्टली एक फाइल मैनेजर होता है जिसके अंदर आप लोग स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो एंड वहीं से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमारे पास लोकल होस्ट है, तो हमें एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर उसे लिखना पड़ेगा।
जो कि होगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, एंड प्रोग्राम फाइल्स में जैम फोल्डर होगा, जो जैम का फोल्डर होगा आपका, जो आपका जैम का फोल्डर है उसी के अंदर आपको यहाँ पे htdocs नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर आना है। एंड यहाँ पर चाहो तो आप लोग एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, लाइक लॉगिन API, राइट। सो मैंने एक लॉगिन API नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, एंड जो भी सारे स्क्रिप्ट्स होंगे मैं इसके अंदर लिखूँगा, राइट। ओके, अब मैं स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए नॉर्मल नोटपैड यूज़ करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर फर्स्ट मेरी जो स्क्रिप्ट होने वाली है वो स्क्रिप्ट होने वाली है टू कनेक्ट आर PHP विथ MySQL डेटाबेस। सो मैं लिखूँगा db connect एंड मुझे txt फाइल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए PHP फाइल। ओके, यस, आई वांट टू चेंज द एक्सटेंशन। ठीक है, अब जो है ये मैंने इसको एक्सटेंशन दिया है .php, एंड अब ये एक PHP फाइल है जो कि नोटपैड में ओपन है। अब ये फाइल या ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, तो ये स्क्रिप्ट इस डेटाबेस को कनेक्ट करेगी, जो भी हमारा लोकल सर्वर पे डेटाबेस है, जो भी हमने अभी हमने PHP एडमिन में देखा था, माई एडमिन में, यहाँ पर इस डेटाबेस को हम कनेक्ट करने वाले हैं यूजिंग दिस स्क्रिप्ट। सो जो भी क्वेरी हम लोग इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे एंड उसको रन करेंगे, अब रन कैसे करेंगे तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे कैसे रन करना है। तो जो भी स्क्रिप्ट हम इसमें लिखेंगे एंड वो रन करेंगे, सो रन करने के बाद अपने आप यहाँ का जो डेटा होगा वो चला जाएगा इस डेटाबेस के अंदर। सो कैसे होने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो PHP अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो PHP जब भी हम लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से उसे स्टार्ट करते हैं, एंड ये हमारा PHP का स्टार्टिंग लेटर या स्टार्टिंग जो भी कह सकते हो आप, ये ऐसा लिखना है, एंड इसके अंदर जो भी कोड है वो लिखना है। ओके, शॉर्ट में एंड कैसे करना है, तो इस तरह से एंड करना है। अब जो भी कोड होगा वो इन 2 कैरेक्टर्स के बीच में होगा या 2 वर्ड्स के बीच में होगा। सो यहाँ पर सारा का सारा हमारा PHP का कोड होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमें करना है वो है कनेक्ट करना है हमारे MySQL डेटाबेस को। सो MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो है MySQLi connect। ओके, सो ये फंक्शन यूज़ करने का डायरेक्टली हम लोग हमारे को कनेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, एक सर्वर के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपने यहाँ पर देखा अभी, यहाँ पर हमारे पास डेमो भी है, ई-कॉमर्स भी है, एंड अभी हमने प्रोजेक्ट 1 क्रिएट किया वो भी है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट 1 को कनेक्ट करना है। सो अगर हमने ऐसे ही फंक्शन यूज़ कर लिया तो वो कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर कि इस डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना है। सो उसका डेटाबेस का नाम डालना पड़ेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। सो कौन सी चीज़ें होती है, सो यहाँ पर मैं कमेंट में लिखता हूँ। सो फर्स्ट चीज़ होती है हमारी, वो होती है डेटाबेस नेम हमें देना पड़ेगा, देन हमें यूज़र नेम देना पड़ेगा, देन हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, एंड यहाँ पर और एक चीज़ होती है वो होता है होस्ट नेम होता है। तो ये 4 चीज़ें हम लोग इस फंक्शन के अंदर पास करता है, एंड इन 4 चीज़ों को एनालाइज करके ये फंक्शन कनेक्ट करता है हमारे इस सर्वर पर रखे हुए MySQL को। अब कनेक्ट तो हो गया, लेकिन बाद में हमें डेटा भी तो पुट करना है या रिसीव करना है, तो वो कैसे करेंगे। सो जब हम कनेक्ट करेंगे MySQL डेटाबेस को, सो इसे स्टोर कर लेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो भी वैल्यू या जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, एंड इस ऑब्जेक्ट से हम लोग बाकी चीज़ों को एक्सेस करने वाला है। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लिखना स्टार्ट कर देंगे PHP स्क्रिप्ट को तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP में जब भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, सो हम लोग एक डॉलर का सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 = 10। ठीक, पाइथन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम डायरेक्टली वेरिएबल 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें कोई इंटीजर स्ट्रिंग बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। सिर्फ एक डॉलर सिंबल यूज़ करना है वेरिएबल के पहले,
एंड देन आप वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। अब फर्स्ट वेरिएबल जो मैं क्रिएट करूँगा वो होगा होस्ट नेम, एंड यहाँ पर मैं होस्ट नेम लिखता हूँ अपना कि फ़िलहाल मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब भी हम लोग अब हम लोकल होस्ट पे तो काम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि अपने यूज़र्स के पास होंगे, एंड इसका डेटा हमें ऑनलाइन स्टोर करना पड़ेगा किसी होस्टिंग के ऊपर। तो हमें एक होस्ट नेम पास करना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। फ़िलहाल तो लोकल होस्ट है, लेकिन जब आप होस्टिंग यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको होस्ट नेम मिल जाता है ईजिली, वहाँ पे बता देते हैं कि होस्ट नेम ये है, तो वो होस्ट नेम आपको एंटर करना है। अगले ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि 000 वेब होस्ट के ऊपर हम लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं एंड लाइव हमारा डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लोकल होस्ट ऐसे लिखना आपको सारा स्मॉल केस में। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र नेम। यहाँ पर देख सकते हो मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरा फर्स्ट जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, एंड आने वाले जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेंगे। तो ये जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशन है, आप लोग जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो इन वेरिएबल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र नेम। अब यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है हर एक सिस्टम के अंदर, आपके इसमें भी रूट ही होगा, मेरे इसमें भी रूट ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पासवर्ड। फिर से बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होगा, कुछ तो होगा, है ना, सबके इसमें सेम ही होगा। सो आपको जस्ट एक ब्लैंक जगह छोड़नी है, सो हमारा पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है। नेक्स्ट है डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम। अब कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है आपको, वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि कोई और डेटाबेस को कनेक्ट हो, डेमो को कनेक्ट हो, तो आपको डेमो नाम पास करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट 1 को क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा प्रोजेक्ट 1, ओके। एंड हमने यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया। अभी हमने कोई MySQL को कनेक्ट करने का कोड नहीं लिखा है, यहाँ पर जस्ट मैंने वेरिएबल्स के अंदर कुछ डेटा स्टोर कर लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट है। तो होस्ट नेम जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं लोकल होस्ट लिखने की जगह पर सिंपली इसे लिख दूंगा। यूज़र नेम चाहिए होगा तो सिंपली ये लिख दूंगा, सिंपली पासवर्ड लिख दूंगा। तो बार बार मुझे इस डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वेरिएबल्स की हेल्प से इसे वहाँ पर पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, वेरिएबल समझ जाओ आप कि मैंने सिर्फ स्टोर किया है यहाँ पर चीज़ों को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। अब ये मैंने चीज़ें कमेंट में लिखी है, कमेंट मतलब ये चीज़ें कंपाइल नहीं होने वाली है। कमेंट कैसे लिखते हो आप, तो ये डबल बैकस्लैश यूज़ करके बैकस्लैश ऐसा होता है। सो ये कमेंट है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा MySQLi कनेक्शन फंक्शन, एंड इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा फर्स्ट मेरा होस्ट नेम। तो होस्ट नेम मैं कैसे पास कर सकता हूँ, एक तरीका है कि मैं लिखूँ लोकल होस्ट इस तरह से, लेकिन मुझे बार बार लोकल होस्ट यूज़ करना है, सो मैं क्या करूँगा, एक ही बार मैं ऐसे लिख दूँगा। तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू ले लेगा वो। नेक्स्ट मुझे चाहिए यूज़र नेम, तो मैं यूज़र नेम मैं लिखूँगा यूज़र नेम। नेक्स्ट मुझे चाहिए पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए डेटाबेस नेम, ओके ठीक है, ये भी हो गया। अब MySQLi कनेक्शन फंक्शन जब रन होगा, MySQLi कनेक्ट होता है वो, MySQLi कनेक्ट फंक्शन जब रन होगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अब उस वैल्यू को हम लोग फिर से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, राइट। सो एक कौन मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, सी कनेक्शन, एंड इट स्टैंड फॉर कनेक्शन, शॉर्ट फॉर्म हो गया। एंड जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। अब हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि डेटाबेस को कनेक्ट हुआ है या नहीं, है ना, चेकिंग कि कनेक्ट हुआ है या नहीं।
तो कैसे चेक करेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। सो इस कनेक्शन वेरिएबल की हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर इस कनेक्शन वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी तो हमने कनेक्ट कर लिया सक्सेसफुली, अगर नहीं होगी तो हमने नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ कनेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर ये नल ना हुआ तो हमने कनेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम कि कनेक्शन सक्सेसफुल, राइट, ओके। अब प्रिंट करने के लिए हम लोग इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं इको। इको का मतलब वो शो करता है हमारे ब्राउज़र के अंदर जब अभी हम लोग PHP स्क्रिप्ट को रन करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है, इतना हमारा ठीक है, ओके। एंड एल्स के अंदर मैं लिखूँगा कि एल्स इको कनेक्शन फेल हो गया, ओके। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है एंड आई थिंक इसे इंक्रीज़ होने चाहिए, है ना। तो अगर ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो ये क्वालिटी कंटेंट है और इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे MySQL डेटाबेस एंड हमारे PHP स्क्रिप्ट को। अब ये हो गया कनेक्शन का पार्ट एंड अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग क्वेरीज़ को फायर कर सकते हैं यूजिंग PHP। अब क्वेरी के हेल्प से हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोग इस क्वेरी के हेल्प से डेटा को डेटाबेस से गेट कर सकते हैं एंड डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्वेरी वेरिएबल, राइट, एंड डॉलर क्वेरी इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्वेरी वेरिएबल। एंड इसके अंदर हम लोग जो भी क्वेरी है हमारी वो लिखेंगे। आप लिख सकते हो ऐसे इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा जो कि यूज़र्स। देन यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करके जो भी फील्ड वैल्यूज़ है या कॉलम का जो हेडिंग है वो यहाँ पे देना है आपको। नेम देना वाला था, ईमेल था, देन था पासवर्ड, राइट, ओके। देन वैल्यूज़ के अंदर जो भी डेटा आपको पास करना है वो यहाँ पर पास करना है। अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल डेमो पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देता हूँ, देन कोई भी ईमेल दे देता हूँ, avk@gmail.com, ओके, एंड रैंडम पासवर्ड। अब यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी लिख दी है। ये एक MySQL की क्वेरी है जो कि मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर लिखी है। अब यहाँ पर डबल कोट्स है तो ये पूरी चीज़ स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है क्वेरी नाम का एंड सिंपली मैंने किया है कि इस क्वेरी वेरिएबल के अंदर एक क्वेरी को स्टोर कर दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने डायरेक्टली हार्ड कोड कर दिया है नाम को, बल्कि जो हमारा नाम होगा एंड ईमेल होगा वो तो हमारे एप्लीकेशन से आएगा, राइट। तो एप्लीकेशन से हमारे इस PHP स्क्रिप्ट के अंदर आएगा, मीन यहाँ पर आएगा एंड यहाँ से वो हमारे डेटाबेस के अंदर जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो वो हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं कि कैसे हम गेट एंड पोस्ट इन दोनों को कैसे यूज़ करके हम लोग यूज़र से डेटा ले सकते हैं इनटू आवर PHP स्क्रिप्ट एंड उसे देन हम भेज सकते हैं डेटाबेस के अंदर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम सिंपल क्वेरीज़ को रन करके और डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास और एक फंक्शन होता है एंड वो होता है MySQLi क्वेरी नाम का। एंड इसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है कनेक्शन, जो भी हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने क्रिएट किया था उसी को हमें यहाँ पे पास करना है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेरी, ओके। एंड इसे रन करने के बाद ये भी कुछ रिटर्न करेगा, राइट।
तो उसे भी हम लोग स्टोर कर लेंगे एक रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर। एक रिज़ल्ट वेरिएबल में क्रिएट करूँगा एंड उसके अंदर जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा MySQL क्वेरी का, अब करेगा क्या, ये फंक्शन इन दोनों चीज़ों को लेगा, जो हमारा कनेक्शन है, ये जो हमने अभी कनेक्शन क्रिएट किया उसे लेगा एंड जो अभी हमने ये क्वेरी लिखी इसे लेगा एंड दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। सो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा एंड यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर लेगा यहाँ पर। तो इस पैनल में एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी हमारी, जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा एंड जो रिटर्न आएगी वैल्यू वो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब रिज़ल्ट का क्या यूज़ है, सो फिलहाल हमें रिज़ल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। अब हम कर क्या सकते हैं कि वैल्यूज़ इंसर्ट हुई या नहीं हुई वो यहाँ पर रिज़ल्ट में स्टोर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज़ इंसर्टेड और नॉट इंसर्टेड या कोई एरर आ गया है। सो उसके लिए हम लोग रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं। अब जब हम फेच करते हैं, राइट, जब हम फेच करते हैं किसी भी डेटा को, तो वो हम लोग करेंगे लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, मतलब सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल। सो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होने वाली है, राइट, कोई भी रो है वो रिटर्न होने वाला है, वो आके इस रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट द ईमेल्स ऑफ ऑल यूज़र्स, तो सारे के सारे ईमेल मुझे ये फंक्शन रिटर्न करके देगा। अब रिटर्न करके देगा तो वो कोई ना कोई वेरिएबल में मुझे स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करूँगा। सो इस तरह से हमारी जो क्वेरी MySQL क्वेरी फंक्शन है वो काम करता है। एंड नेक्स्ट मेरे पास है क्वेरी 2। सो मैं क्वेरी 2 का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स का मतलब है जो भी यूज़र टेबल के अंदर वो सारी की सारी फेच करो। अब जो ये क्वेरी मैंने लिख दिया है एंड इसे भी मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सो MySQL क्वेरी फंक्शन को यूज़ करके इसके अंदर मैं कनेक्शन पास करूँगा, इसके अंदर मैं कनेक्शन पास करूँगा एंड देन अपनी क्वेरी पास करूँगा एंड इसे रन करूँगा। सो कोई ना कोई डेटा मुझे रिटर्न होने वाला है। सो उस डेटा को स्टोर करने के लिए मैं एक result2 नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा एंड result2, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ है कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ है वो मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे एंड इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज़ है वो रिटर्न हो जाएंगे एंड वो इस result2 के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब मैं सिंपली इसे डिस्प्ले करा सकता हूँ result2 को यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड echo dump। अगर मैं echo dump फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो रिज़ल्ट को मैं अगर ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ वेरी सिंपली। तो ये थे हमारे 3 टाइप के APIs, जो कि फर्स्ट था हमारा कनेक्शन के लिए। यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट किया विथ हमारा MySQL डेटाबेस। सेकंड, यहाँ पर हमने एक ऐसी API क्रिएट की कि जो वैल्यूज़ को डेटाबेस के अंदर पुट कर सके। तो ये API नहीं बल्कि PHP की स्क्रिप्ट है सिंपल, जो कि क्या करता है कि डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को पुट करता है। नेक्स्ट, ये क्वेरी डेटाबेस से वैल्यूज़ को लेके आती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग करने वाले हैं, मतलब किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन से डेटा को उठाएंगे, किस तरह से पोस्ट एंड गेट मेथड को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग इस echo dump में से रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे। मतलब यहाँ पर मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक एरे में फेच कर दिए, लेकिन किस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज़ को फेच कर सकते हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। एंड किस तरह से बाद में उसे API में कन्वर्ट करना है और JSON फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है एंड ऐप के अंदर हमें कैसे यूज़ करना है, ये सारी की सारी डिटेलिंग वाली चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा फुल फ्लेज्ड 000 वेब होस्ट को यूज़ करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर मैंने एक नोटपैड में ही APIs लिख दी है। यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाना मेरा मोटिव था कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है APIs का, कि किस तरह से PHP स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है। इसके अगले पार्ट में जो कि जल्दी आने वाला है, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करते हो इस वीडियो के, सो लाइक कीजिए वीडियो को ताकि जल्दी से जल्दी
अगला पार्ट आ सके। एंड उसके अंदर मैं बताऊंगी किस तरह से 000 वेब होस्ट के ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा लॉगिन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो हम यूज़र्स को रजिस्टर करना सीखेंगे एंड यूज़र्स को लॉगिन करना सीखेंगे, एंड वो हम लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। एंड सारी चीज़ें डायनामिक होने वाली है, एक रियल प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।